साथियों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा से संबंधित आपका क्वेश्चन MCQ सीरीज 5 लेकर आया हूं। तो इसमें आप कुछ मित्र जो है कमेंट करके कहते हैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाए, क्वेश्चन कम है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया जा रहा है, 10 करा रहे थे 20 करा देंगे, 15 करा देंगे। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपको देखा जाए तो आप जो भी राजस्थान PTI या उत्तर प्रदेश का LT या आपका TGT PGT का एग्ज़ाम जो भी है, DSSB का है, मतलब तमाम आपके स्टेट में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक भर्ती के लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं। उसके लिए आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका सामान्य विज्ञान का भी इसमें क्वेश्चन मिलता है। तो पूरा वीडियो को देखें और पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या हमारा जो नंबर है उस पर आप कठिनाई वाले क्वेश्चन को भेज भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो उस क्वेश्चन को हम मतलब वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई कहीं फंसा हुआ है तो उस क्वेश्चन पे हम व्याख्या कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप भेज भी सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, लाइव ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं, सदाबहार क्वेश्चन है, एकदम एवरग्रीन है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है क्या कहलाता है? इसके पहले आपने देखा होगा कि कोशिका का अध्ययन जो आपका होता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं की जो स्टडी होती है अर्थात वह ब्रांच जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी बोला जाता है। उसके अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं, और सेल का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो साइटोलॉजी हो गया या सेल बायोलॉजी हो गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरे इसमें पूछ रहा है कि कोशिकाओं का समूह बन जाए। तो कोशिकाओं का एक जब समूह बन जाता है तो उसको क्या नाम देंगे? इसमें आपका अंग है, ऊतक है, अंग तंत्र है, मांसपेशी है। इसके लिए आपको एक लाइन जानना होगा। इसके लिए आपको एक लाइन खूब अच्छे से समझ लेना होगा। इस पे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे दे, अब दे देगा कि ऊतक के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक के समूह को क्या कहेंगे, तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका पूरा आपके सिलेबस में है तो इसको आप खूब अच्छे से जानते रहेंगे। तो आपका कोई भी सवाल कहीं से घुमा कर देता है तो आप कर ले आएंगे। तो साइंस की वह ब्रांच, बायो की वह ब्रांच जिसमें आप सेल का अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी कहलाता है, या सेल बायोलॉजी कहलाता है, या कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब देखिए कोशिकाओं का एक ग्रुप बन गया। तो जब समान प्रकार की कोशिकाएं सिमिलर सेल्स मिलती हैं, कैसी सेल्स? सिमिलर सेल्स मिलती हैं तो एक ग्रुप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ग्रुप बनाती हैं। और जो ग्रुप बनाती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है अर्थात ऊतक बनता है। इसको अगर देखा जाए तो ऐसे हम बता दे रहे हैं, इसको ऐसे बता देते हैं कि देखिए इसमें एक लाइन है जो आपको याद कर लेना है। इसमें अगर कहीं से क्वेश्चन बनाएगा तो आप पकड़ लेंगे। आपका लाइन जो है समझिए कि सेल है। ये क्या है? सेल है। तो जब समान प्रकार की सेल मिलती हैं तो एक क्या बनता है? संरचना बनती है जिसको टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प हो गया B अर्थात ऊतक। क्या हुआ? ऊतक हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया TGT में, पूछा गया RPSC PTI में भी पूछा गया है आपका, और UP में भी पूछा गया है। ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, दिल्ली अधीनस्थ में भी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डिटेल स्टडी करिए, चैनल पे बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि हम लाइव आकर यूट्यूब पे भी आपका डिस्कशन कर सकें और पूरा वो कर सकें। इसके अलावा लाइव हमारा एक ग्रुप भी है, उसमें हम लाइव क्लास डेली 8 बजे आते हैं और शारीरिक शिक्षा संबंधित कुछ न कुछ डेली बातें हुआ करती हैं। तो उस ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और तो देखते हैं कि सेल जो था, सेल का जो आपका ग्रुप बना टिश्यू बन गया। अब टिश्यू ने एक ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया? टिश्यू एक ग्रुप बना लिया, अर्थात यहाँ की जगह दे दे टिश्यू। क्या दे दे? टिश्यू दे दे या ऊतक दे दे।
क्या दे दे? ऊतक। ऊतक एक ग्रुप बना लिया था तो ऊतक के समूह को क्या कहेंगे? तब आपका विकल्प हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तो जब समान प्रकार के सिमिलर टाइप के आपके क्या बना देते हैं, सिमिलर टाइप के टिश्यू मिलते हैं तो एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसको अंग कहा जाता है। अंग हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, अंग की जगह यहाँ पे ऊतक की जगह दे दे अंग। क्या दे दे? अंग दे दे कि अंग है, अंगों का समूह है। अब बताइए, कोई अंगों का समूह मिल जा रहा है और कोई काम कर रहा है तो क्या बनेगा? उसको बोलेंगे अंग तंत्र। क्या बोलेंगे? अंग तंत्र, जिसको बोला जाता है सिस्टम। क्या बोला जाता है? सिस्टम। जैसे आपके शरीर में ढेर सारे तंत्र हैं, आपका मांसपेशी तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। तो ऐसे ही सब तंत्र बना दे रहे हैं। जैसे आप रिस्पायरेशन ले लीजिए, श्वसन तंत्र ले लीजिए, आपकी नाक है, श्वसन में सहायक अंग है, ट्रैक्ट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वास की नली, वाइंड पाइप जो है, लंग्स है, लंग जो आपका है, भी क्वेश्चन आगे आएगा, प्रमुख श्वसन अंग है और जो है श्वसन में सहायक अंग है। तो जब ये श्वसन की क्रिया कराने के लिए क्या हो रहा है कि कोई मतलब कई प्रकार के अंग मिलके किसी एक को काम कर रहे हैं तो सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर कई प्रकार के अंग मिल जाए और किसी एक काम को कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, तो एक तंत्र बनता है, उसको सिस्टम कहा जाता है। और जिससे संबंधित होता है उस आपका संबंधित सिस्टम हो जाता है। जैसे पाचन की क्रिया करा रहे हैं कई अंग मिलके, जैसे देखिए यहीं से आपका देखा जाए, मुंह गुहा से लेकर पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है, मुंह गुहा से आपका एनस तक लेकर एलिमेंट्री कैनाल नाम दिया जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में आपकी पूरी पाचन की क्रिया होती है। अब सुनिए, आपके दांत हैं, जीभ हैं, लार ग्रंथियां हैं, पूरा आपकी भोजन पाइप है, आपका आमाशय है, आमाशय के बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके पहले आपका बीच में सी शेप ड्यूडेनम है, उसी में पाचन में सहायक ग्रंथियां हैं, पेनक्रियाज है, लीवर है। तो ये सब जो आपके हैं सभी अंग मिलकर क्या कर रहे हैं? पाचन का सिस्टम बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं, मतलब पाचन का काम करवा रहे हैं। तो पाचन तंत्र बन जाए मतलब ढेर सारे अंग जब मिलके कोई एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको तंत्र कहा जाता है। और जब ढेर सारे तंत्र मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है? ह्यूमन बॉडी बन जाती है। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी बन जाती है। और पूरे आपका ह्यूमन बॉडी का जब अध्ययन करेंगे, ह्यूमन बॉडी का जब अध्ययन करते हैं मतलब जब अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, तो आपका एनाटॉमी बन जाता है। और जब उसकी कार्यविधि का अध्ययन करते हैं तो फिजियोलॉजी बन जाता है। फिर अंगों में गति का जब अध्ययन करने लगते हैं तो किन्सियोलॉजी बन जाता है। तो ये आपका है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, आपका साइटोलॉजी। फिर आपका जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिली, एक ग्रुप बनाई, ऊतक का है टिश्यू। अब टिश्यू के अध्ययन की कौन सी ब्रांच होगी? तो जब आधी अधूरी जानकारी लोग बताएंगे टीसियोलॉजी। तो टीसियोलॉजी नहीं है, टीसियोलॉजी नहीं है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। अर्थात हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? ऊतकों का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा? ऊतकों का अध्ययन होता है, तो उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। अंगों का हो गया ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है। तो ऐसे ही आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। डीप स्टडी अगर आप करते हैं, क्वेश्चन का अभ्यास करे रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है विकल्प भर लेंगे, गोला भर लेंगे, नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, उससे जुड़ी ढेर सारी बातों को भी हमने बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। सोच रहे होंगे आत्महत्या की थैली, डायरेक्ट आप याद कर लेते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए चारों विकल्पों पे आपकी जानकारी होनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी घुमा फिरा के दे, आप पकड़ सकें। तो आत्महत्या की थैली पूछ रहा है, तो इसमें आप विकल्प हालांकि राइबो यहाँ पे आप कर लीजिए। इसमें आपने रटा होगा, देखेंगे तो कोई विकल्प नहीं है। लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम।
तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आप लोगों ने याद किया होगा, लाइसोसोम में क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और ये क्या करता है, सेल को पचा देता है, उसके लिए घातक होता है। इसलिए इसको एक तरह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल को डाइजेस्ट करा देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। और ये पाचक एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। राइबोसोम एक विकल्प है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, राइबोसोम पर होता है। किसका पार्ट है ये, आपका पार्ट किसका है, सेल का है। लाइसोसोम किसका पार्ट है, सेल का है, मतलब ऑर्गेनेल्स है, अंगक है। और माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा को पावर हाउस कहा जाता है। इसको इसमें एक तरह से देखा जाए ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक जो है, केंद्रक जो होता है सेल का कंट्रोलर होता है, एक सघन संरचना होती है। तो सेल का कंट्रोलर जो होता है वो केंद्रक होता है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक प्रकार का इसमें पाचक एंजाइम भरा होता है जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। सेल को ये पचा देता है, सेल के लिए घातक होता है उस तरह से, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। कमेंट जरूर करें, करके बता दें मित्रों। अच्छा लग रहा हो लाइक भी कर दें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें। नए व्यूअर हैं, नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फिजिकल एजुकेशन संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है, उसका डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल पे करते रहेंगे और आप सीख सकते हैं। आपके लिए लाभदायक हो तो सीखें। और आपने बीपीएड डीपीएड जो भी किया है, एमपीएड किया है, आप परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं तो नौकरी ले लीजिए, तैयारी करिए अच्छे से, नौकरी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, 3 नंबर के। वर्णांधता नामक बीमारी में व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता। एक बीमारी होती है वर्णांधता, एक बीमारी होती है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इसमें सब लोग जानते होंगे, मतलब आधी अधूरी अगर जानकारी होगी तो सोचते होंगे कि रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो वास्तव में रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, लेकिन किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है, क्वेश्चन ए बन रहा है। तो हालांकि देखा जाए तो एक आनुवंशिक बीमारी है, एक आनुवंशिक बीमारी है। तो इसमें देखा जाए लाल हरा रंग का, लाल और मतलब रेड एंड ग्रीन कलर जो होगा उसका ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, उसका निर्धारण नहीं कर पाएगा कौन सी लाइट जल रही है। तो इसमें विकल्प आपका होगा लाल हरा। ग्रीन आपका मतलब रेड एंड ग्रीन कलर जो है ये, इसी को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या लाल हरा अंधापन कहते हैं। इसी को आपका एक नाम और है, इसको देखा जाए कलर विजन भी आम भाषा में लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस या आपका वर्णांधता का मरीज होता है, लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोग रेलवे में, मतलब आपके रेल के ड्राइवर, बस के ड्राइवर, एरोप्लेन अर्थात एयर फोर्स में नहीं जा सकते, सर्जन नहीं बन सकते, सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी इसलिए नहीं कर सकते कि वो सिरा और धमनी में अंतर नहीं कर पाएंगे और नस को काट देंगे। सिरा धमनी में मतलब कट सकती है, तो आपका सर्जन नहीं बन सकते। क्वेश्चन मतलब सदाबहार क्वेश्चन, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो दूसरे विकल्प आपके हैं लाल पीला, लाल पीला, लाल काला, काला सफ़ेद। तो ऐसा ये विकल्प मतलब नहीं है, आपका लाल हरा सही है। अब देखते हैं कंधे का जोड़। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है। आपका जो शोल्डर का ज्वाइंट है ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि किस टाइप का ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट पे भी देखिए क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो ज्वाइंट किस प्रकार का है देखा जाए अगर इसको, तो एक क्वेश्चन आपका है। देखिए फिर चारों विकल्प पे देख लेते हैं, चारों विकल्प देखते हैं। एक होता है कब्जा संधि, इसको बोला जाता है हिंग ज्वाइंट। क्या बोला जाता है? हिंग ज्वाइंट बोला जाता है। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं, लिखने में आसानी होगी। ठीक है, हिंग ज्वाइंट क्या है? हिंग ज्वाइंट है, इसको देखते हैं। हिंग ज्वाइंट, ठीक है, हिंग ज्वाइंट इसको बोला जाता है कब्जा संधि। तो कब्जा संधि आपका देखा जाए तो कोहनी में होती है, कोहनी में होती है। और कहाँ पे होती है? घुटने में होती है। ये मतलब जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है, दरवाजा एक तरफ खुलता है, ऐसे ही कोहनी आपकी एक तरफ मुड़ेगी नहीं, तो इधर पीछे की तरफ आप नहीं मोड़ सकते, इसको इधर की तरफ ही मोड़ सकते हैं। मतलब वन वे है आपका, वहीं जाके यहाँ पे रुक जाता है, कब्जे का काम करता है। तो इसको अंग्रेजी में हिंग ज्वाइंट या कब्जा संधि कहाँ पे पाई जाएगी? कोहनी में। कहाँ पे पाई जाएगी? कोहनी में। और कहाँ पे? घुटने पे पाई जाएगी, घुटने में। ठीक है, कोहनी और घुटने का जो जॉइंट है वहाँ पे। इसके अलावा हिंग जॉइंट शरीर में एक जगह और पाया जाता है, शरीर में एक जगह और पाया जाता है। वो कहाँ पर पाया जाता है इसको आप कमेंट करके लिखेंगे। हिंग जॉइंट इन दोनों के अलावा कहाँ पाया जाता है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे। हमें मतलब पता है, लेकिन आपको बताना है। हम आपकी देखना चाहते हैं कितनी तैयारी है और कौन पहले बताता है। तो कौन सा ज्वाइंट है जहां हिंग ज्वाइंट पाया जाता है? कोहनी और घुटने को छोड़कर। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो फाइलेंसेस हैं, उंगलियां हैं, यहाँ पे भी देखा जाए तो हिंग ज्वाइंट है यहाँ पे। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि और कहीं शरीर का कोई अंग है, कोई मतलब कोई ज्वाइंट है जहाँ पे हिंग ज्वाइंट होता है कि नहीं। तो उंगली को आप छोड़ दीजिएगा, हाथ और पैर की। इसके अलावा आप बताना है आपको कहाँ पे हिंग ज्वाइंट है। ठीक है, अब देखिए जिसको जरूर आप बताएंगे या कब्जा संधि। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, खूब मतलब तैयारी अच्छी खासी चल ही रही होगी, एग्जाम आ ही गए हैं। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपके यहाँ पे है और कमर वाले पोर्शन में है। मतलब इसको 360 अंश से घुमा सकते हैं, चारों तरफ कहीं भी घुमा सकते हैं। ऐसे आप इसको एकदम पीछे से आगे एकदम मतलब 360 अंश पे आप इसको घुमा सकते हैं। इसमें एक बॉल जैसे और सॉकेट जैसे संरचना होती है। सॉकेट हो गया, बॉल हो गया, ये पूरा इसका ह्यूमरस का और यहाँ पे फीमर का जो हेड रीजन होता है उस सॉकेट में फिट हो जाता है और पूरा ये घुमा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंधे का जोड़ और आपका देखा जाए तो कुल्हे का जोड़। ठीक है, कुल्हे का जोड़, हिप का जो ज्वाइंट है वहाँ पे पाया जाता है, अर्थात विकल्प बी होगा। अब एक विकल्प हमने दिया है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका जो कलाई का जोड़ है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट आम भाषा में कहते हैं, इसको एक टेक्निकल नाम और दिया जाता है, इसको कहता है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं, इसको कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट भी कहा जाता है। तो कलाई का जोड़ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानव में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? मानव के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे छोटा अंग होगा वहीं पे छोटी मांसपेशी होगी। तो देखा जाए कि जांघ बहुत बड़ा है तो जांघ होगा नहीं। कान में 3 जोड़ी हड्डियां हैं, अर्थात टोटल दोनों कान में देखा जाए तो 6 हड्डियां हैं। कितनी हैं? 6 हैं। मिस याद कर लीजिए आप, मैलियस इनकस स्टेपिस। तो ये सबसे छोटी हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी है और इसी हड्डी से लगी हुई एक मांसपेशी है जिसको स्टेपिडियस बोला जाता है, कान में पाई जाती है। ठीक है, और ये जबड़ा है, जबड़े की सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है, स्ट्रांगेस्ट मसल्स जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है। पैर में मतलब यहाँ विकल्प सुटेबल नहीं लग रहा है, तो ये विकल्प नहीं होगा, अर्थात बी विकल्प होगा कि कान में सबसे छोटी मांसपेशी पाई जाती है। इसका सही क्रम जो है मिस है। कुछ लोग सिम पढ़ते हैं, सिम नहीं होगा, मिस होगा, मैलियस इनकस स्टेपिस। ठीक है,
सिम बैठाते हैं, सिम जो है गलत है। किसी भी चीज़ का आप अध्ययन बाहर से अंदर की ओर करते हैं, मतलब सिस्टमेटिक जो तरीका है उस हिसाब से आपका मिस होगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा मुख्य श्वसन अंग है। देखिए नाक है। अभी हमने बताया कि श्वसन में सहायक अंग, नाक श्वसन का आपको प्रमुख अंग नहीं है, श्वसन में सहायक अंग है, सहायता करती है नाक। श्वास नली ये भी सहायक है, रास्ता बस प्रदान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, मतलब सहायता कर रही है, रास्ता बना रही है। ठीक है भैया जाओ, हवा आ रही है, उसी के साथ ऑक्सीजन जा रही है, ढेर सारी गैसों का आदान प्रदान होना है, तो जहाँ पे होगा वो मेन अंग कहलाएगा। देखिए यहाँ पे स्वरेंद्र विद्या, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। अब है फेफड़ा अर्थात लंग्स। क्या होगा? लंग्स। लंग्स तो प्रमुख अंग है आपका लंग्स, और लंग्स में एल्वियोलाई है, लंग्स में एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई के अंदर एक तरह से एल्वियोलाई जो है वो क्या करेगी? गैसों का एक्सचेंज कराएगी, उसी में एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होता है। और एल्वियोलाई कहाँ पे है? फेफड़े के अंदर है। फेफड़ा जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन, 123 दिन, ऐसे विकल्प दिया रहता है। तो 120 दिन लगभग 3 माह, इसी को माह में पूछ सकता है। एक तरह से एक विकल्प है 10 से 11 दिन, तो ये होता है आपका आरबीसी, जो व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स हैं उनका जीवन काल 10 से 11 दिन होता है। इसके पहले इस क्वेश्चन को पूछा था 2 से 3 दिन दिया था, विकल्प मान लिया था, लेकिन ये अगर देखा जाए एथेंटिक आंकड़ा जो है तो 10 तरह से देखा जाए 9 से 11 मिल सकता है, मतलब 10-11 दिन इसकी लाइफ होती है WBC। 2 से 3 दिन का को पुराना विकल्प कभी मान लिया था, वो विकल्प गलत है। 30 दिन अर्थात 1 महीना, तो 1 महीना नहीं होता है, 3 माह होता है। तो ये क्वेश्चन है। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ पे होता है? तो देखा जाए ग्लाइकोजन का भंडारण जो है लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। और आपका देखा जाए ग्लाइकोजन का भंडारण है लीवर में होता है। लीवर के अलावा अगर देखा जाए तो मांसपेशियों में होता है और स्टोर रहता है। आपातकाल या विपरीत परिस्थितियों में एक टूटता है, जब आपके शरीर का पूरा हो जाता है, एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो विपरीत परिस्थितियों में टूटता है और काम आता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं पुरानी पिक्चर वगैरह में या नई पिक्चरों में देखते होंगे, हीरो को जब विलन 10-20 लाठी कस के मार देता है तो मरणासन चला जाता है, व्यक्ति एकदम मरने का कगार होता है, फिर उठता है और पूरा मार के गिरा देता है सबको। तो ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन लीवर में और मसल्स में। तो यही मतलब तोड़ने का आपातकाल का एक तरह से स्टोर आपका होता है ग्लाइकोजन, और ये टूटता है, एनर्जी प्रदान करता है, तो लीवर में और मांसपेशियों में स्टोर रहता है। ठीक है, इसी का जारड़ हो जाता है, बर्न होता है, तुरंत कैलोरी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए लंग्स है। लंग्स को आपका मेन आपका रेस्पिरेटरी एक तरह से आर्गन कहा जाता है। गुर्दा है आपका, ये फिल्टर करने का काम करता है, अर्थात लिक्विड के रूप में उत्सर्जन कर देता है। ट्रेकिया का इससे कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। आज देखिए इसमें आपका राजस्थान से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हमने दे रखा है। तो एक है आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान, मतलब बुखार आपको आ जाए तो कितना टेम्परेचर होता है। देखिए ऐसे मिलते जुलते आपका विकल्प मिलेगा। तो आपका जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो थर्मामीटर से नापते हैं, वो फ़ारेनहाइट में होता है। उसका मापन जो होता है फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो ये है, अर्थात देखा जाए इसमें 98.6 यहाँ पे विकल्प सही होगा। 98.6 होगा। अगर इसको डिग्री में पूछ दे, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको थोड़ा सा घुमा दे तब ये सही होगा। मतलब सेंटीग्रेड में नापा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाने लग रहा है मतलब आपको बुखार की कंडीशन आ रही है। और इसीलिए मतलब आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा वगैरह देते हैं, जब बुखार आए तब दवा खाना, तो वही बताते हैं कि लगभग 99 के ऊपर जाए तो आप दवा खाना है, या बुखार मानते हैं मतलब। लेकिन एग्जैक्ट जो है 98.6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है सामान्य में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दिया जाता है।
तो आपका जो टेम्प कभी कभी मापन पूछते हैं तो फ़ारेनहाइट वाला ये है जो थर्मामीटर में आप मापते हैं, सेंटीग्रेड में जब मापा ना जाएगा तो 37 डिग्री होगा। अब सुनिए, विषम कोणीय एक आपका क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित 5 क्वेश्चन हमने दे रखा है। इसको देखते हैं कि राजस्थान पीटीआई का पेपर लगा हुआ है, तो राजस्थान से क्वेश्चन देख लीजिए। और राजस्थान स्पेशल का नाम पूरा भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का एक वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसको जब देख लेंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इससे संबंधित और भी ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताएंगे कैसा है, ताकि आने वाले समय में और राजस्थान से संबंधित आपको हम लेक्चर अपना उपलब्ध करा सकें। खूब अच्छे से पढ़ के आप राजस्थान में अपनी एक नौकरी पक्की करें। आइए देखते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन को। राजस्थान स्टेट की आकृति देख लीजिए कैसी होती है, आकृति पूछा जा रहा है। तो राजस्थान का अगर मैप देखेंगे, पूरा नक्शा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, तो विषम कोणीय आपको नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? कोई एक कोण बना ही नहीं है। ऐसे ऐसे राजस्थान का नक्शा देखेंगे, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपका यूं नक्शा मिलेगा, यूं नक्शा राजस्थान टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, तो विषम कोणीय कहेंगे। तो विषम कोणीय है। दूसरा देखेंगे पतंगाकार, कुछ देखेंगे इस तरह से जैसे पतंग होता है, कुछ लगभग पतंग की आकृति का आ रहा है, तो पतंगाकार भी होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में विकल्प दोनों, मतलब पतंगाकार या विषम कोणीय दोनों विकल्प सही होगा, कोई नहीं होगा। मतलब आपका ये विकल्प सी वाला विकल्प जो है सही होगा, पतंग के आकृति का और विषम कोण के आकृति का राजस्थान का मैप देखने में आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कितनी लंबी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है? मतलब राजस्थान आपका जो स्टेट है वो पाकिस्तान से कितनी लंबी सीमा साझा कर रहा है? तो जो रेड क्लिफ लाइन बनी हुई है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा रेड क्लिफ लाइन से है। तो रेड क्लिफ लाइन में देखिए विकल्प आपको मिल रहा है 4850 किलोमीटर। तो ये आपकी जो है अंतर्राज्यीय दूरी है, अंतर्राज्यीय दूरी है। मतलब स्टेट जो आपके लगे हुए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो स्टेट आपकी सीमा बना रहे हैं अंतर्राज्यीय हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बना रहा है पाकिस्तान। और राजस्थान के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जो जिले हैं टोटल 1070 किलोमीटर की लंबाई पाकिस्तान से साझा कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से लगे हुए 4 जिले 1070 किलोमीटर की दूरी बना रहे हैं। और ये जो आपका है टोटल पूरा अगर देखा जाए अंतर्राज्यीय, मतलब यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बना रहा है पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान यहाँ से आपके 4 जिले बना रहा है। और ये जो है अंतर्राज्यीय टोटल जोड़ के आपका 5920 किलोमीटर आपकी टोटल राजस्थान पूरा बाउंड्री बना रहा है। और 1600 किलोमीटर किसके साथ बनाएगा? तो ये सर्वाधिक लंबी सीमा बना रहा है। जो ये किसके साथ बना रहा है? तो एमपी के साथ बना रहा है। ठीक है, इसको खूब विधिवत देखने के लिए हमारे उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन, आपके कहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। पुराना आप रीट का पेपर उठा कर देख लीजिए, पुलिस का पेपर उठा कर देख लीजिए, पटवारी का पेपर देख लीजिए, आपके फिजिकल पीटीआई का देख लीजिए। जितने भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं राजस्थान में, वो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे इस टाइप के 1-2 जरूर मिलेंगे। भौगोलिक स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौगोलिक स्थिति और विस्तार का वीडियो देख लेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आने वाले समय में और भी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अपने मित्रों को शेयर उस वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करा दें, ताकि लाइव भी हम क्लास आपको दे सकें यूट्यूब के माध्यम से। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले का क्या नाम है? राजस्थान के सबसे दक्षिण का जिला पूछ रहा है। तो दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है सबसे दक्षिण। इधर आपका उत्तर है, इधर नीचे की तरफ दक्षिण है। दक्षिण में बांसवाड़ा जिला मिलेगा। एक विकल्प है श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर जो आपका है कहाँ है? सबसे उत्तर का जिला है। एक है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ का जिला है? जैसलमेर जो आपका है कहाँ का जिला है?
सबसे यहाँ पे आपको मिलेगा इधर का मतलब पश्चिम का जिला। धौलपुर जो आपका मिलेगा इधर मिलेगा पूरब का जिला है। ठीक है, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिले हो गए। और पूछ रहा है दक्षिण का जिला, तो दक्षिण का बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा कर्क रेखा पे पड़ता है। कर्क रेखा वहीं से गुजरी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले हैं। राजस्थान के सेंटर में स्थित गांव पूछ रहा है कि कौन सा गांव है। देखिए एक गांव है कटरा, एक गांव है कटरा, ये नहीं है, सीलान गांव है। सीलान जो आपका होगा पूर्वी गांव होगा। कहाँ का होगा? पूर्वी गांव होगा। बोरकुंड जो है ये लग रहा है हमारे समझ से बांसवाड़ा का गांव है, मतलब ये दक्षिण का होगा। लोम्पोलाई जो है ये आपका पड़ता है आपका एक अजमेर के ऊपर एक जिला है नागौर। अजमेर के ऊपर एक जिला पड़ता है नागौर, तो नागौर में आपका पड़ता है लम्पोलाई गांव। और तो लम्पोलाई आपका है बीचों बीच गांव है, सेंटर गांव है। इसको मतलब हॉट स्पॉट या एक तरह से पर्यटक केंद्र बनाने के लिए भी मतलब समय समय पे मांग उठती रहती है कि राजस्थान का सेंटर का गांव है, यहाँ पे इतनी कुछ ऐसा बनाया जाए कि लोग घूमने आए। तो लम्पोलाई सेंटर किस जिले में पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और राजस्थान का सेंटर, अभी देखिए क्वेश्चन और बना रहे हैं, राजस्थान का हार्ट किस जिले को कहते हैं? हार्ट सेंटर का जिला है, उसको हार्ट भी बोला जाता है। तो अजमेर जो है आपको राजस्थान का हार्ट कहा जाता है। जयपुर जो आपकी वहाँ की राजधानी है, पिंक सिटी है। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर उद्योग के मामले में देखा जाए, व्यापार के मामले में जयपुर नंबर 1 का जिला है। भरतपुर जो आपका यूपी से सीमा बनाता है, पूरब का जिला है। जैसलमेर जो पाकिस्तान से लगा हुआ है आपका। तो हार्ट किसको कहेंगे? अजमेर को कहते हैं। एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो है आपका जिलों से सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बन रहा है, उसकी सीमा ढेर सारे आपके जिलों से लगी हुई है। तो एक जिला है पाली। कौन सा जिला है? पाली है, जो लगभग 8 जिलों से उसकी सीमा ऐसे लगी हुई है। मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 जिलों से लगी हुई सीमा है। तो ये राजस्थान के कुछ क्वेश्चन रहे। और आने वाले समय में अब भारत का भूगोल, राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन अपने चैनल पे चलाते रहेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक कर दें, और चैनल वीडियो मतलब हमारा जब भी आए देखें और उत्साहवर्धन जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर कराएं। क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं। कोई क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है, कठिनाई वाला है, तो हमारे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिसको आने वाला जो भी मतलब हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज ये 5 है, इसको पूरा देखे ही होंगे। तो अगला जो सीरीज आएगा उसमें उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे, ताकि आपका मतलब जो भी चल रहा है वो आसान हो जाए। ठीक है, इस उम्मीद और विश्वास के साथ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, धन्यवाद।